आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएस कैसे बने। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज। जो लोग भी आईपीएस बनना चाहते हैं वो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। आईपीएस बनना बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है। ये इंडिया की टॉप सर्विसेज में से एक सर्विसेज है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है कि आईपीएस कैसे बने। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, इसका फॉर्म कब भर सकते हैं, कौन भर सकते हैं, आईपीएस बनने के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आईपीएस बनने के लिए एग्जाम कितनी स्टेजेस में होता है, आप लोग कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, सैलरी कितनी मिलेगी और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस एग्जाम से रिलेटेड वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई। आईपीएस बनने के लिए जो एग्जाम होता है वो एग्जाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। अगर आपको कोई कहेगा कि वो आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो वो कहना बिल्कुल गलत होगा। एक्चुअल में वो आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहा होता, एक्चुअल में वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होता है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। उसमें आईपीएस के साथ साथ बहुत सारी और अलग अलग तरीके की नौकरियां भी होती हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये चार तो आप लोगों ने सुनी होंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत टाइप की नौकरियां होती हैं जो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना भी सुनी हो। तो उन्हीं में से टॉप की नौकरियों में से एक नौकरी होती है आईपीएस। अब आप लोग पूछेंगे कि अगर आपने यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करा और आप लोग आईपीएस बन गए तो आपको क्या क्या जॉब्स मिलेंगी। तो आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी जिले में रहते हैं वहां पर आप लोगों ने देखा होगा एएसपी, एसपी, एसएसपी, या अगर और बड़े लेवल पर जाएं तो डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी, ये जितनी भी पोस्ट होती हैं, जितनी भी रैंक होती हैं, ये सभी आईपीएस ही होते हैं। यानी कि आईपीएस बनने के बाद जब एएसपी लगते हैं उसके बाद प्रमोट होकर ही इन सारी रैंक्स पर, इन सारी पोस्ट पर पहुंच पाते हैं। कुछ शहरों में आपने एसीबी, डीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर ये सब भी सुना होगा। तो ये सभी आईपीएस ही होते हैं। इनकी जो इनिशियल, जब आईपीएस बनते हैं तो इनकी जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो एएसपी या एसीपी की होती है और उसके बाद ही ये लोग प्रमोट होकर इन सभी पोस्ट पर पहुंच पाते हैं। यानी कि आपने अपने जिले में देखा होगा कि पुलिस के जो भी टॉप के अधिकारी होते हैं, आपके जिले में जितने भी पुलिस के टॉप के अधिकारी हैं वो सभी आईपीएस ही होंगे। जैसे मतलब जिलों में कप्तान साहब भी कहा जाता है, यानी कि एसपी साहब को कप्तान साहब कह देते हैं। तो वो सब जितने भी टॉप के अधिकारी हैं वो सब आपको आईपीएस अधिकारी ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भाई इसके लिए ना नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चाहे आपने कुछ भी किया हो, आपने बीए कराओ, बीकॉम कराओ, एमबीबीएस कराओ, बीटेक कराओ, जो मर्जी कराओ, मिनिमम आपकी एक नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, एक थ्रेशोल्ड डेट होती है, उस डेट तक अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आप लोग आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन आईपीएस या आईएएस बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इंडिया के सिटीजन नहीं हैं तो आप लोग आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकते हैं। अब अगर एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर अनरिजर्व के लिए 21 से 32 साल होती है एज, ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 से 35 साल होती है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 21 से 37 साल होती है एज लिमिट। आईपीएस बनने के लिए एक बिल्कुल बेसिक सी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती है। जैसे कि अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट की बात करें तो उसके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आईपीएस बनने के लिए होती हैं। साथ में आई साइट आपकी क्लियर होनी चाहिए, चाहे चश्मा लगा हो ना लगा उससे फर्क नहीं पड़ता, विद और विदाउट स्पेक्स आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे कि इसका फॉर्म हम कब और कैसे भर सकते हैं। तो देखो, इसका फॉर्म भरना बहुत ईजी है। आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और वहां पर आप ऑनलाइन ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म हर साल निकलता है, साल में एक बार वैकेंसीज निकलती हैं और जनरली फरवरी मार्च के आसपास इसका फॉर्म निकलता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आपकी एज लिमिट नहीं हो जाती। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि अगर हमने फॉर्म फिल कर दिया और हम पेपर देने नहीं गए तो क्या वो अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा। तो भाई वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। फॉर्म फिल करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक्चुअल में पेपर देने जाते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। जैसे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि फॉर्म फिल किया बट तैयारी नहीं हो पाई उस लेवल की, तो वो कई बार पेपर अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि वो एक अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स रहती हैं बट आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या स्टेजेस रहती हैं।
उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, एक होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। प्रीलिम्स में आपकी 2 चीजें आती हैं, एक आता है जीएस यानी कि जनरल साइंस और एक आता है सी सेट। जीएस की तो एक कट ऑफ सेट करी जाती है, यानी कि जो कट ऑफ सेट होगी उस कट ऑफ से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। होता तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर है, प्रीलिम्स की मेरिट नहीं जुड़ती आपकी फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन जीएस के लिए कट ऑफ होती है कि उस कट ऑफ से ज्यादा आए तभी आप लोग मेंस दे पाओगे। और सी सेट के लिए आपको मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए, अगर आपके 33% से ज्यादा मार्क्स हैं तो सी सेट आपने क्वालिफाई कर लिया। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो जाता है। और सी सेट में जैसे बैंकिंग के पेपर में, एसएससी के पेपर में एक बेसिक मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश चीज आती है, वो सब चीजें आती हैं आपकी सी सेट में। और जीएस में जनरल साइंस में वो सारी चीजें जो आपने बचपन से लेकर अपने स्कूल में पढ़ी हैं, यानी कि मतलब तभी कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब जितनी भी ये सारी चीजें, जनरल साइंस, ये सब चीजें आपकी जीएस में आती हैं। प्रीलिम्स का पेपर आपका एक दिन में ही होता है, उस दिन में आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और साथ में इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और जैसे कि मैंने बताया सी सेट में सिर्फ 33% मार्क्स और जीएस में कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ से ज्यादा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है प्रीलिम। जनरली अगर हम पिछले कुछ साल का पैटर्न देखें तो जीएस की कट ऑफ लगभग 100 मार्क्स के आसपास की रहती है। इसके बाद जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वो लोग मेंस का पेपर देंगे। मेंस का पेपर अलग अलग दिनों में होता है, कई दिन तक चलता है। और मेंस में आपके टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं। इन 9 एग्जाम्स में से 2 एग्जाम्स तो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं और बाकी के 7 एग्जाम्स पर आपकी मेरिट बनती है। मेंस कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता, इसमें आपको लिखना होता है डिटेल में आंसर। जो आपके 2 एग्जाम्स क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, उनमें से एक इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा एक लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है। लोकल लैंग्वेज यानी कि हमारे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके उसका पेपर दे सकते हैं। और ये जो 2 पेपर हैं, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, ये दोनों ही आपके क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। बाकी के जो 7 पेपर हैं मेंस के, वो आपके मेरिट बेस्ड होते हैं, यानी कि उन 7 पेपर में जो आपके मार्क्स बनेंगे और इसके बाद इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट में जो आपके मार्क्स बनेंगे, उसके बेसिस पर आपको आपकी नौकरी मिलेगी। बाकी के जो आपके 7 पेपर है जिस पर आपकी मेरिट बनेगी, उन 7 में से 2 पेपर तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे, जो आप एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे। बहुत सारे आपके पास चॉइसेस होते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। उस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका जनरल एस्से पर होता है, जिसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। एक पेपर में आपकी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है। एक पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। एक पेपर में आपका इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी आता है। एक पेपर में आपका बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये आता है। तो इन 7 पेपर में आपकी मेरिट बनती है और इन 7 पेपर में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 2 क्वालिफाइंग वाले पेपर है इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज का, अगर उसमें आप 25% से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तभी आपके 7 पेपर चेक होंगे। अगर उसमें आप 25% से कम मार्क्स पर रह जाते हैं तो आप वही डिस्क्वालीफाई हो गए, आपके बाकी के पेपर चेक ही नहीं होंगे। 25% से ज्यादा मार्क्स लाने पर ही ये 7 पेपर चेक होंगे और उसके बाद ही मेरिट बनेगी। इसके बाद होता है आप लोगों का इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। एक्चुअल में इसमें आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज चेक नहीं करी जाती है, नॉलेज भी एक पार्ट होता है इसका, नॉलेज भी चेक करी जाती है, बट नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीजें चेक करी जाती हैं, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बोलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, यानी कि कंप्लीट ओवरऑल पर्सनैलिटी। तभी इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है कि नॉलेज जरूरी है, नॉलेज तो आपकी रिटन एग्जाम्स में भी चेक हो चुकी है, लेकिन इसमें जो चीजें आपकी चेक नहीं हुई है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी, वो सब चीजें चेक करी जाती हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, एटीट्यूड, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, ये तो हुई पेपर की बात, अब कुछ फायदे की बात कर लेते हैं, यानी कि क्या सैलरी मिलती है, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या पर्क्स मिलती हैं। तो देखो, इंडिया की सबसे शानदार नौकरियों में से एक है, इंडिया की टॉप सर्विसेज में से एक सर्विस है। इससे ज्यादा बढ़िया सैलरी, फैसिलिटीज, पर्क्स किसी भी सरकारी नौकरी में आपको नहीं मिलेंगे। आपको रहने को सरकारी घर, गाड़ी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, कुक, सब कुछ आपको इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आपको सैलरी मिलती है वो ऑलमोस्ट पूरी सैलरी आपकी सेव होगी, आपका खर्चा बहुत कम होगा, सरकार आपका ऑलमोस्ट सारा खर्चा उठा रही है। आपको देखो, घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है, हाउस हेल्प मिल रहा है, तो जो आपका मेजर खर्चा है डेली लाइफ का, वो सब तो सरकार उठा ही रही है ना। मतलब इतनी शानदार पर्क्स और फैसिलिटीज हैं कि जो आपकी सैलरी है, सैलरी तो शानदार है ही है, क्योंकि ग्रुप ए की नौकरी है और इंडिया की सबसे शानदार, सबसे बड़ी नौकरियों में से एक नौकरी है। तो भाई मतलब सैलरी यूज ही बहुत कम होगी और जो बाकी के पर्क्स हैं उसी से ही, बाकी की फैसिलिटी से ही आपका ऑलमोस्ट डेली लाइफ रूटीन का जो खर्चा होता है वो सब सरकार ही उठाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो।